So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you are all fit and fine. So students, again I am here with a new energy and with a new chapter which is प्रोबेबिलिटी। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मैंने आपके लिए, मेरे पास क्योंकि कॉइन एंड डाइस दोनों का एक डमी मेरे पास था, तो आप इस डमी को देखते ही आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि चैप्टर भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इट इज चैप्टर 16 फ्रॉम क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी स्टूडेंट। बच्चों वीडियो मेरा क्लास 11th के चैप्टर्स को एक्चुअली कंप्लीट करवाना है, तो इसीलिए बट ये आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक क्लास 11 का नहीं है, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स में तो 9th से आपका ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। बट अगर आप कुछ पब्लिकेशंस देखेंगे तो आप क्लास 11th में भी बेसिक चीजें आप प्रोबेबिलिटी की पढ़ते हैं। और मैं कहूँ स्टूडेंट तो यानी कि ये 8th का भी एक टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक हमारा 18th सेंचुरी का है स्टूडेंट। यानी कि जब हमारे आपने देखा होगा महाभारत का टाइम आपको पता है स्टूडेंट, एंड देन जब हमारे राजा महाराजा होते थे, यानी कि 18th सेंचुरी उस टाइम से ये टॉपिक हमारा चलता आता है। ठीक है, अब कैसे इसकी शुरुआत हुई स्टूडेंट उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, अगर इजी वे में देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी होता है स्टूडेंट, एंड यस वन मोर थिंग इज इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो स्टूडेंट प्लीज मैं चाहती हूँ कि मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, और आप यानी कि मेरा हार्डवर्क भी आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, यही मेरा एक मोटिवेशन मेरे लिए भी होगा स्टूडेंट। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में नया सीखने को जरूर मिलेगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो क्या है ये, पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स, प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, अगर इसको हम हिंदी में आपने पढ़ा है संभावना है, यानी कि हम एक हर अपने डेली लाइफ में स्टूडेंट संभावना को लगाते हैं, राइट। कि जैसे आप रेट आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस तो आप श्योर होते हैं कि आंसर सही होगा, बट कुछ क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं होते, तो आप क्या करते हैं, एक एजम्पशन यानी कि कोई भी एक रैंडम एक आप मार्क कराते हैं। ठीक है, तो एक संभावना होती है कि भाई सही हो भी सकता है एंड सही नहीं भी हो सकता है, यानी कि एक अनसर्टेनिटी वाली पोजीशन यहाँ पर हमारी रहती है स्टूडेंट। तो डेली लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम पॉसिबिलिटी के साथ चलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपने कहीं जाना है रेड और कई बार वेदर फोरकास्ट हो जाता है कि नेक्स्ट डे रेन होगी, बट नहीं होती, यानी कि हम खुद में एक संभावना पॉसिबिलिटी लेते हैं, भाई अगर हो गई या नहीं हुई। तो इस तरीके की सिचुएशंस हमारे साथ मतलब हर डेली लाइफ में आती हैं स्टूडेंट। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या, एक मैथ्स का ब्रांच है स्टूडेंट। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी की शुरुआत कैसे हुई, अब आपको पता है स्टूडेंट 18th सेंचुरी से ही प्रोबेबिलिटी की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि पहले से आपने महाभारत तो देखा है, और महाभारत में अपने शकुनी मामा देखे हैं जो आपको मोस्टली क्या गैम्बलिंग खेलते हुए दिखाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वो एक लोकप्रिय गेम हुआ करता था उस सेंचुरी से ही। तो धीरे धीरे और वहां पर उसका यूज भी क्या था स्टूडेंट, देखिए जब यानी कि राजा महाराजा हमारे जो गैम्बलिंग के बहुत मतलब काफी जो फॉन्ड ऑफ हुआ करते थे स्टूडेंट गैम्बलिंग का गेम के, तो वो कुछ मैथमेटिशियन अपने पास रखते थे, अपने राज्य में रखते थे, ताकि वो ये भी प्रिडिक्ट कर पाए कि क्या वो यानी कि गैम्बलिंग के खेल में वो जीतेंगे हारेंगे। तो मैथमेटिशियंस क्या करते थे, एक संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी निकालते थे अपने कैलकुलेशन से, और ये भी एक मतलब एक पॉसिबिलिटी के थ्रू ये बताया जाता था क्या कि वो इस गैम्बलिंग को यानी कि इस बार वो जीतेंगे या नहीं। एंड देन धीरे धीरे जब बड़े बड़े वॉर होते थे तो वहां पर भी उसका यूज किया जाता था स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब गैम्बलिंग यानी कि आप कह सकते हैं जो आज के नाउ मीन्स टुडे वी नोन एज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, 18th सेंचुरी से। तो बिल्कुल मैं बेसिक से आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना स्टूडेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टेड इन
started in which century? 18th century student, 18th century. ठीक है, अब 18th century means with game of chance. 18th century में इसकी स्टार्टिंग हुई है स्टूडेंट with game of chance. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीजें मीन्स गेम ऑफ चांस. ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी स्टूडेंट की मीन्स पर्टिकुलर प्रिडिक्ट हो पाए कि ये चीज होगा या नहीं, तो एक गेम ऑफ चांस उस समय लगाया जाता था. ठीक है, 18th सेंचुरी के टाइम पे. तो वहीं से प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट हुई. गेम ऑफ चांस जैसे या तो थ्रोइंग अ डाइस, या आपने देखा है महाभारत टाइम पे. ठीक है, शकुनी मामा जी को आपने थ्रोइंग अ डाइस करते हुए हर एक बात पे आपने देखा है. और जो डाइस वो यूज करते थे वो भी अनबायस्ड होते थे, सॉरी बायस्ड होते थे स्टूडेंट. ठीक है, तो मीन्स अभी इस चीज को हम समझेंगे ये क्या टर्म्स है अनबायस्ड एंड बायस्ड. तो जैसे थ्रोइंग अ डाइस थ्रो किया जाता था, और टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, और आप कह सकते हैं ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक. ठीक है, यानी कि ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक, यानी कि गैमलिंग हम जिसको बोलते हैं स्टूडेंट. तो ये गैमलिंग का जो गेम होता था वो भी यहीं से शुरू हुआ है. ठीक है, तो आप कह सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक चीज रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमारी स्टार्ट कैसे हुई, और धीरे धीरे वो मैथमेटिक्स का क्या हुआ, एक ब्रांच बन गया स्टूडेंट. ठीक है, और आज के टाइम पे एक स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टर्म हो जाता है प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट. मीन्स तो इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स आप कहते हो. तो बाकी ये तो स्टार्टिंग रहा है. ठीक है, तो अब हम फिलहाल ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है. हमारा पॉसिबिलिटी हो जाती है स्टूडेंट. ठीक है, संभावना, यानी कि कोई भी चीज के होने या नहीं होने की संभावना. ठीक है, किसी भी चीज के होने या नहीं होने की संभावना. और धीरे धीरे हम भी ये सारी चीजों से, यानी कि एग्जांपल लेंगे थ्रोइंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम डेक. इसीलिए आप देखते हैं स्टूडेंट ये 3 जो केसेस हैं ये हम, यानी कि जब आप प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं तो हम जनरल एग्जांपल्स अपने इन 3 चीजों से ही यहाँ पर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप इसको नोट कीजिए. नाउ प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और एक इसका वेल डिफाइंड से इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पर पहले लिखते हैं स्टूडेंट. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. अब एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है क्या. प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे. देखिए कई सारी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स की अच्छी सी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं. नाउ तो लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है दैट डील विद the possibility of any outcomes an event or experiment. ठीक है स्टूडेंट, अब इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम्स क्या है, इन टर्म्स को भी अभी हम समझेंगे. और अगर सिंपल सी, अगर हम बिना इसके यहाँ पर अगर अपनी डेफिनेशन बोलें तो हो जाएगी स्टूडेंट चांस ऑफ हैपनिंग भी आप कह सकते हैं इसको. छोटी सी सिंपल सी बात बोले तो चांस ऑफ हैपनिंग. ठीक है, चांस ऑफ हैपनिंग किसी भी चीज के होने की संभावनाएं. और देन आप इसको यानी कि बहुत सारी डेफिनेशन होती है. एंड देन आप इसको कुछ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है, या पॉसिबिलिटी ऑफ
ठीक है, अगर मैं आउटकम्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट ये सब टर्म्स को हटाते हुए सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो पॉसिबिलिटी और चांस, ठीक है, पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट यानी कि किसी भी घटना के होने की संभावना क्या है वो भी हम प्रोबेबिलिटी के अंदर समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 3 हमारी डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी यानी कि आप देखेंगे कि पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पर यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी एक इजी वर्ड हो जाता है प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटकम्स, एन इवेंट और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ यानी कि इवेंट और एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट। अब अभी देखिए इन वर्ड्स को भी हम यहाँ पर टर्म्स को समझने वाले हैं कि इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, ट्रायल्स क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, यानी कि सारे टर्मिनोलॉजी होती हैं आपकी प्रोबेबिलिटी की। अगर जब तक हम ये टर्म्स नहीं समझते उससे पहले और आप कह सकते हैं चांस ऑफ हैपनिंग। ठीक है, किसी भी इवेंट के होने की का चांस ऑफ हैपनिंग या पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, किसी भी घटना के होने की या अकरेंस माने प्राप्त होने की कोई भी जो चांस है, कितनी संभावना है, वो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लूं, ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सा एग्जांपल आपका क्या हो सकता है अगर मैं कॉइन टॉस करती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक डमी कॉइन ऑलरेडी यहाँ पर बनाया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो ये 2 चांस है। ठीक है, एक हमारा हेड होता है, दूसरा हमारा टेल होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर यानी कि टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग इजी सा एग्जांपल लेके समझेंगे। टॉसिंग अ कॉइन क्या है स्टूडेंट, मैं ये कॉइन को अगर टॉस करती हूँ तो यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग अ कॉइन क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, नाउ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टॉसिंग मैंने कॉइन को टॉस किया, मैं कितनी बार भी कॉइन को टॉस कर सकती हूँ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे, आउटकम्स हो जाएंगे गेटिंग हेड और टेल, गेटिंग हेड और टेल, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम्स। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऐसे इवेंट नहीं होंगे स्टूडेंट, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कॉइन के टॉस होने में, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज आप नहीं इमेजिन कर सकते एक्सेप्ट हेड और टेल। ठीक है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कॉइन के ऊपर तो या तो आपके पास हेड ही होगा या आपके पास टेल ही होगा स्टूडेंट, तो इसको हम बोलते हैं आउटकम्स। ठीक है, अब हम समझेंगे इसके बाद इवेंट को भी समझेंगे, इवेंट क्या होता है उसको भी हम यहाँ पर अभी समझेंगे। तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटकम्स। ठीक है, मैंने कॉइन को उछाला, टॉस किया स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी लगाई, तो उस पॉसिबिलिटी को हम फाइंड करते हैं और वही क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। तो प्लीज यहाँ पर आप डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट। अब चलिए पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ जो टर्म्स होते हैं यहाँ पर उनको हम समझते हैं स्टूडेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के जब आप पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टूडेंट सीखने यहाँ पर। तो नाउ some important terms, चलिए, तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको, हम देखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट को आप कैसे बोलेंगे, एन एक्सपेरिमेंट इज An experiment is any procedure
any procedure, sorry, that can be infinitely repeated, ठीक है स्टूडेंट, and has a well defined set of possible outcomes. तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट समझनी। एक तो है हमारा, देखिए, एक तो है हमारा इनफाइनाइटली रिपीटेड, ठीक है, इनफाइनाइटली रिपीटेड एंड हैज अ वेल डिफाइंड सेट होना चाहिए ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का। यानी कि अब एक्सपेरिमेंट क्या है स्टूडेंट? एक्सपेरिमेंट एक वो प्रोसीजर है जिसको हम कितनी भी बार आप रिपीट कर सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइटली टाइम्स, ठीक है। कोई फिक्स्ड एक नंबर नहीं है कि आपने 2 बार करना है, 3 बार करना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट को आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं, बट जो आपका आउटकम होना चाहिए स्टूडेंट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब यानी कि जितने भी पर्सन टू पर्सन जो आपके आंसर होंगे वो एक ही रहने चाहिए। जैसे अगेन हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखिए, अगर मैं एक डाइस को रोल करती हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पर, रोलिंग अ डाइस, ठीक है, रोलिंग अ डाइस। नाउ अब देखिए मेरे पास डाइस का भी डमी ऑलरेडी है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा डाइस मेरे पास है। तो इस डाइस को अगर रोल किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, इस डाइस को अगर मैं रोल करूं या इस डाइस को अगर मैं रोल करती हूँ, तो देखिए चांसेस क्या क्या है मेरे पास, 1 नंबर आने के, ठीक है, 1 आने के, 2 आने के, यानी कि डाइस के अंदर टोटल 6 नंबर होते हैं, ये तो आपने देखा है। तो 1 आने के, 2 आने के, ठीक है, या 3 आने के, देन 4, 5 एंड 6 फेसेस डाइस है। तो यानी कि मेरे पास पॉसिबल वेल डिफाइंड जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे स्टूडेंट वो क्या होंगे मेरे पास, यानी कि आप किसी भी पर्सन टू पर्सन आप बच्चे से भी पूछेंगे एक डाइस को रोल करना किया जा रहा है तो बताइए नंबर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, तो एक वेल डिफाइंड आंसर होगा कि नंबर 1 to 6 से ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यानी कि 7, 8 फर्दर नंबर नहीं आते हैं। तो यही क्या एक्सपेरिमेंट है, और मैं इस डाइस को कई बार क्या कर सकती हूँ स्टूडेंट, कई बार रोल कर सकते हैं। अगर 1 टाइम रोल करेंगे तब आउटकम्स क्या होंगे, 2 टाइम्स रोल करेंगे तब आउटकम्स क्या होंगे, 3 टाइम्स, यानी कि ऐसे करते करते 100,000 टाइम्स तक भी आप इसको रोल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसीजर को हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली रिपीटेड हो सकता है एक्सपेरिमेंट और एक वेल डिफाइंड आउटकम्स होने चाहिए स्टूडेंट। तो क्या हो जाएंगे आउटकम्स हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो रोलिंग अ डाइस में जो हमारे वेल डिफाइंड आउटकम्स हो जाएंगे वो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 एंड 6 हो सकते हैं। एक बार में ये हो सकते हैं, 2 बार में फिर, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, बट नंबर 1 to 6 यहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट। ऐसे ही आप टॉसिंग अ कॉइन करते हैं, ठीक है, तो टॉसिंग अ कॉइन करने में देखिए कॉइन भी मेरे पास है, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन में भी आपके पास ओनली 2 फेसेस, हेड एंड टेल फेस है। तो मेरे पास जो वेल डिफाइंड रहेगा वो या तो हेड होगा या टेल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटकम्स होंगे और इनफाइनाइटली आप इस प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट आई होप आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। नाउ जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है स्टूडेंट वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये तो बात थी एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड चीज, हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट में तो क्या है स्टूडेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपको आउटकम्स के बारे में पहले से पता भी हो सकता है, ठीक है, बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होंगे। अब एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, आप केमिस्ट्री लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको एक कंपाउंड बनाते हैं तो आपको पता है कि इतने प्रपोर्शन में एक एलिमेंट मिलेगा और दूसरे प्रपोर्शन में दूसरा एलिमेंट या दूसरा मॉलिक्यूल्स मिलाया जाएगा। स्टूडेंट करते हैं आप जनरली बच्चे, आप लोग केमिस्ट्री लैब में कंपाउंड्स बनाते हैं तो आप मॉलिक्यूल्स को एक फिक्स प्रपोर्शन में क्या करते हैं, वहां पर
रखते हैं स्टूडेंट, तो हमें पहले से पता होता है कि ये प्रपोर्शन में अगर इस तरीके से मिलाया जाएगा, यानी कि हमें एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स पता होता है। बट जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर आउटकम्स के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल, यानी कि स्कूल आप ऐसे समझ सकते हैं इजिली कि अगर स्कूल लैब के जो केमिस्ट्री लैब में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, बट जो हम जनरल वे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे रोलिंग अ डाइस आपने कर दिया, आपको नहीं पता कि 1 आएगा 2 आएगा, कौन सा नंबर आएगा, आपने कॉइन टॉस कर दिया, आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, मतलब कई तरीके के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं स्टूडेंट ऐसे कि आपको उसका आउटकम नहीं पता होता है, तो उनको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ एक्सपेरिमेंट हैज more than one possible outcome, more than one possible outcome, ठीक है स्टूडेंट, outcomes, and if an experiment has only one outcome, ओके स्टूडेंट, अगर इफ एक्सपेरिमेंट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको अभी हम फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स अगर हमारे किसी एक्सपेरिमेंट के होते हैं, तो उसको तो हम कहते हैं स्टूडेंट रैंडम आउटकम्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मोर देन वन क्यों बोला जा रहा है, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स मतलब यानी कि आउटकम्स जो आएगा वो एक से ज्यादा आएगा, आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है। एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, रिजल्ट उसका कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, बट रिजल्ट आपका जो आउटकम्स होंगे वो एक से ज्यादा होने चाहिए। जैसे हमने रोलिंग अ डाइस किया तो आपके पास 6 नंबर की पॉसिबिलिटी है, अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर आएगा, यानी कि आपके आउटकम्स के आने की पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा हो जाती है स्टूडेंट। अब अगर एक पॉसिबिलिटी होगी तो वो तो आपका एक्सपेरिमेंट ही हो गया, वो तो सिंपल आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी में तो आपको पता है, आप वाटर बना रहे हो तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, तो वो तो आपका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, बट जहां पर आपका आउटकम्स क्या है, एक से ज्यादा आपको प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते रिजल्ट के बारे में, तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। बट साथ में मैं लिख देती हूँ, इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज ओनली वन आउटकम। ठीक है, ओनली वन आउटकम, अगर ओनली वन आउटकम है तो इसको भी नाम दिया जाता है देन इट इज called deterministic experiment। तो उसका नाम होता है स्टूडेंट डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, या आप इसको एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक्सपेरिमेंट या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बीच में फर्क समझ में आई होप यहाँ पर आया होगा स्टूडेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब आउटकम्स एक से ज्यादा होंगे और आप उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और मैं यहाँ पर इसकी यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए 2 बातें आपको लिखवा भी देती हूँ। ठीक है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर, मोर देन वन आउटकम होगा। पहला पॉइंट क्या है, मोर देन वन आउटकम। ठीक है, तो आउटकम्स हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो होगा, एंड outcomes are impossible
outcomes are impossible to predict. ठीक है स्टूडेंट, in advance, to predict in advance, यानी कि आप आउटकम्स को एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। तो ये हमारी ये लाइन थोड़ा सा या आप ऐसे कर लीजिएगा, आप इसको बाद में लिखिएगा, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को आप इसकी डेफिनेशन आप बाद में डाल सकते हैं, पहले आप रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक साथ लिख लीजिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसके ये 2 पॉइंट्स हो जाते हैं कि मोर देन वन आउटकम एक तो होना चाहिए, और दूसरा आउटकम्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट इन एडवांस। जो मैंने आपको ओरल में बताया स्टूडेंट, वो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट में भी लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म जो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ थर्ड टर्म अब जो आप यहाँ पर देखते हैं वो है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब थर्ड टर्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे सैंपल स्पेस। नाउ थर्ड देखिए सैंपल स्पेस। अब क्या है स्टूडेंट सैंपल स्पेस, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट इज द सेट ऑफ all possible outcomes, set of all possible outcomes. It is the set of all possible outcomes. कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे यानी कि कंप्लीट पॉसिबल आउटकम जो होंगे उनका अगर हम एक सेट बना लेते हैं, वो हमारा सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। आउटकम्स जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल ले लेते हैं रोलिंग अ डाइस। एग्जाम्पल अगेन हमारा रोलिंग अ डाइस। मैं ये एग्जाम्पल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि आपको इजी हो जाता है, ठीक है। ये टर्म्स से आप पहले भी इंट्रोड्यूस होते हैं, और कहीं ना कहीं सभी बच्चे होते हैं जो कॉइन को भी समझते हैं, और आप लोग डाइस को भी आप लोग यहाँ इससे भी नोन होते हैं स्टूडेंट। तो ये टर्म्स हैं जो इजिली इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम रोलिंग अ डाइस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, इसको जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो पॉसिबल आउटकम है जब आप रोलिंग अ डाइस कर रहे हैं। तो इसका सेट, अब सेट मतलब कर्ल ब्रैकेट और सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यानी कि किसी भी नंबर को अगर आपको किसी भी आउटकम्स को अगर आपको सैंपल स्पेस में दिखाना है, तो आप ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख लीजिए, देन कर्ल ब्रैकेट लगा लीजिए, कॉमा लगा दीजिए, वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये सैंपल स्पेस हो गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ और ये एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं इनको भी लिख लीजिए स्टूडेंट, ये होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज सैंपल पॉइंट्स। आप कई बार बुक्स में देखते हैं सैंपल पॉइंट्स टर्म्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल पॉइंट्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस के जो टर्म है 1 2, आप इसको इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट 1 भी बोल सकते हैं, सैंपल पॉइंट 2 भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो नोन एज सैंपल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स, और इवेंट पॉइंट्स भी बोला जाता है, और इवेंट पॉइंट्स या तो सैंपल पॉइंट्स या इवेंट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब सैंपल स्पेस 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सैंपल स्पेस भी हमारे 2 तरीके के हो सकते हैं सैंपल स्पेस। अब जनरली जो हमारी 11th क्लास में है वो फाइनाइट है, अभी देख लेते हैं। सैंपल स्पेस 2 टाइप्स के होंगे, एक तो फाइनाइट सैंपल स्पेस जो आप काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सैंपल स्पेस, और दूसरा होगा इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस, देन सेकंड है इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 तरीके के सैंपल स्पेस होते हैं। फाइनाइट जैसे क्या हो गया, अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर अ कॉइन इज टॉस्ड, आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो फाइनाइट हो गया, आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हेड या टेल।
इन दोनों को सेट में रख दीजिए। तो यही एक फाइनाइट सैंपल स्पेस का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इनफाइनाइट में क्या हो गया, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, टॉस्ड कब तक टॉस किया जा रहा है, टिल हेड कम्स, टिल हेड कम्स, हेड कम्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए, आप एक क्या कर रहे हैं, आप कॉइन को टॉस करते जा रहे हैं जब तक हेड आता है। ठीक है, जब तक हेड आता जाता है। अब हेड आने के लिए तो देखिए, यानी कि आप जितनी बार आप कॉइन को टॉस करेंगे एक इनफाइनाइट सैंपल स्पेस हमारा बनेगा। आपने एक बार टॉस किया, लेट हेड आ गया। ठीक है, पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार आपने फिर से किया तो माना, तो एक बार हेड आया, देन फिर टेल आ गया। सॉरी, अगर आपने दूसरी बार किया, लेट देखिए पहली बार में ये भी हो सकता है चांस कि एक ही बार में हेड आ जाए। फिर आपने कॉइन को टॉस किया तो लेट पहली बार में हेड आया, टेल आया और दूसरी बार में हेड आ जाए। फिर चांस क्या हो सकता है, लेट 2 बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया। फिर से आप इसको टॉस करेंगे, लेट 3 बार टेल आ गया, फिर हेड आ गया। फिर टॉस करेंगे, 4 टाइम टेल आ गया, फिर हेड आ गया। यानी कि इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइट सैंपल स्पेस यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बट जनरली जो हमारे सिलेबस में है वो फाइनाइट सैंपल स्पेस के क्वेश्चन ही आपके 11th क्लास में यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल फाइनाइट सैंपल स्पेस को ही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है हमारा इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके बाद जो हम टर्म देखते हैं प्रोबेबिलिटी का वो है इवेंट। इवेंट्स क्या होती है, इवेंट माने घटनाएं होती हैं, अब ये तो आपको पता है। ठीक है, इवेंट, अब इवेंट को लिखते हैं, एन इवेंट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, एन इवेंट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। ठीक है स्टूडेंट, या तो इवेंट क्या है इसको आप बोल सकते हैं इवेंट इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स, या दूसरी बात आप इसको बोल सकते हैं एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। यानी कि सेकंड डेफिनेशन से आपको समझना इजी हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस तो आपको पता चल चुका है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे होते हैं, जैसे मैंने कॉइन का लिया एग्जांपल, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या हो जाएगा, इसका कोई सबसेट यानी कि जैसे मैंने एच ले लिया। ठीक है, हेड आने की एक, यानी कि मैंने बोला कि सैंपल स्पेस तो क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। इवेंट के अंदर मैंने आपको इवेंट दे दिया कि आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आप क्या बोलेंगे 1/2। यानी कि कहीं ना कहीं इवेंट हमारा किसके अंदर का सबसेट होता है स्टूडेंट, वो हमारा एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। कहीं ना कहीं इवेंट, जो भी इवेंट आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो वो आप सबसे देखिए सैंपल स्पेस क्या है स्टूडेंट, सैंपल स्पेस यानी कि कंप्लीट सेट है। जैसे आप यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, वैसे ही हमारा एक कंप्लीट सेट, यही तो सैंपल स्पेस बनता है, जिसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, वही यहाँ पर क्या है, सैंपल स्पेस स्टूडेंट। तो इवेंट जो भी घटना होगी वो कहीं ना कहीं इसके अंदर से ही होगी। ठीक है, इसके अंदर से ही आपको कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करने को बोला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हमारा इवेंट होता है। जैसे अब एग्जाम्पल से थोड़ा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक अच्छा सा यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे एग्जाम्पल सेम लेती हूं मैं, अ डाइस इज रोल्ड, अ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, डाइस को रोल किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस तो क्या हो गया स्टूडेंट, रोलिंग अ डाइस में ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें से देखिए कई इवेंट्स यहाँ पर हम बना सकते हैं स्टूडेंट। जैसे मैंने लेट E1 मैंने ले लिया, इवेंट 1। ठीक है, अब इवेंट 1 में मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही हूँ अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर। तो एक तो ये मेरा इवेंट हो गया इसमें से। दूसरा इवेंट मैंने निकाल लिया यहाँ से अकरेंस ऑफ एन प्राइम नंबर, भी हम निकाल सकते हैं, अकरेंस ऑफ
प्राइम नंबर या अप्राइम नंबर, ठीक है, अप्राइम नंबर। तो देखिए हमारे इसी सैंपल स्पेस में से मैंने 2 इवेंट निकाल लिए स्टूडेंट, ठीक है, और ये दोनों इवेंट के जो आंसर होंगे वो इसी के अंदर से कोई ना कोई सबसेट हमारा होगा। तो यानी कि तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि इवेंट को हमने कैसे प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अब इवन नंबर का आना देखिए क्या हो जाएगा। अब अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने आउटकम 6 हैं। इवन नंबर क्या हो गए 2, 4 एंड 6, यानी कि 3/6, 3/6, 1/2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपने जब देखिए अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर 3 हो गया ना स्टूडेंट। अब आप ऐसे समझ लीजिए, ये तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी है, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर यानी कि ये टोटल सैंपल स्पेस के अंदर से ही तो 3, 2, 4 एंड 6, ये क्या हो गया 2, 4 एंड 6, ये यही इसी के तो सबसेट हो गए 2, 4, 6। अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या हो गया हमारे पास 2, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 एंड 3, 5, तो 2, 3, 5। देखिए दोनों इवेंट के जो हमारे आउटकम्स है स्टूडेंट वो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर से ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इवेंट को बोलते हैं यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इवेंट भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इवेंट्स के भी हमारे यहाँ पर टाइप होते हैं, तो वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। एंड ये वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आपको ये टर्म समझ में आ जाते हैं तो आधा तो आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चे इन्हीं टर्म्स को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इवेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, भी ट्रायल्स क्या है, ये सारी चीजें हैं क्या। तो वो मैंने एक एक करके आपको काफी डीपली यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दी है स्टूडेंट, ठीक है। नाउ तो इवेंट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए इवेंट 2 टाइप्स के होते हैं। इवेंट हमारे इनके भी 2 टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स क्या है, एक तो इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, और दूसरा इधर होता है स्टूडेंट श्योर इवेंट, ठीक है। इवेंट 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट अगर मैं बोलूं, मैंने ये रोल द डाइस किया स्टूडेंट, मैं बोलूं किसी नेगेटिव नंबर के आने का कि इवेंट मैंने ले लिया टू गेटिंग अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैंने इवेंट ले लिया, इसमें मैंने डाइस का एग्जांपल लिया और मैंने उसमें इवेंट ले लिया कि टू गेटिंग अ लेट इसको E3 में ले लेती हूँ, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर, अकरेंस ऑफ डाइस के एग्जांपल में से ले रहे हैं, अकरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट कि आप डाइस में से किसी नेगेटिव नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके? नहीं, क्योंकि डाइस में हमारे केवल 1 to 6 तक नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, और वैसे भी आप बोलते तो पॉजिटिव ही ये नंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स यानी कि यहाँ से हमें फाइंड नहीं हो सकते, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट ये कुछ भी, जैसे अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, ये क्या हो गया श्योर इवेंट। या फिर आपको ऐसे अकरेंस ऑफ अ नंबर्स, अकरेंस ऑफ दोज नंबर हुज सम इज 6, इस तरीके का, ठीक है। या अकरेंस ऑफ दोज नंबर हुज मल्टीप्लीकेशन इज 3, यानी कि ऐसे इवेंट जो पॉसिबल हैं इसके अंदर, उसको आप श्योर कुछ ना कुछ यानी कि आउटकम्स तो आपको मिलेगा ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे इवेंट जिनमें कुछ ना कुछ आपको आउटकम्स मिलता है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इवेंट भी 2 तरीके के हमारे हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ चलिए अब तो एक पॉइंट में यहाँ पर आपको और लिखवाना चाह रही हूँ स्टूडेंट, ये इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके और देन प्लीज ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पर, वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ठीक है स्टूडेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा
0 होती है। और दूसरा जो पॉइंट हो जाता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अब आप जब कोई भी इवेंट होता है तो दो बातें होंगी, या तो इम्पॉसिबल होगा या श्योर होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमेशा लेस और इक्वल होगा, या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट, या दूसरा ग्रेटर और इक्वल होगा 0 से। तो ये हमारा जो रिजल्ट आता है, या आपने पढ़ा भी होगा अपनी जूनियर क्लासेस में, तो ये कुछ यहीं से हमारा रिजल्ट प्रिडिक्ट होता है स्टूडेंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपकी केवल 1 और 0 के बीच में लाई करती है। क्योंकि 0 का मतलब इम्पॉसिबल, दो ही केसेस होंगे, या तो इम्पॉसिबल होगा या श्योर होगा स्टूडेंट। तो इम्पॉसिबल 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से तो बड़ी ही होगी स्टूडेंट, निगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, और ज्यादा से और कहां तक होगी, मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ऊपर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो वो श्योर इवेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ चीजें और हैं स्टूडेंट, सिंपल इवेंट भी हमें कई बार देखने को मिलता है, तो चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इम्पॉसिबल, तो इसको अगर हम देखें तो 0 का मतलब क्या हो गया हमारा, 0 का मतलब क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 का मतलब क्या है, श्योर इवेंट, 1 इज श्योर इवेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब एक डेफिनेशन और होती है हमारे पास, सिंपल इवेंट के भी कई बार वर्ड दिया आता है। सिंपल इवेंट क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो सिंपल इवेंट हो गया आपका, यानी कि जब कोई भी आपका ऐसा, यानी कि किसी भी, जैसे मैंने लेट एक इवेंट स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ, रोलिंग अ डाइस, सेम एक्सपेरिमेंट है मेरा, रोलिंग अ डाइस। ठीक है, उसी पे मैं आपको सिंपल इवेंट भी बता देती हूँ। रोलिंग अ डाइस मैंने लिया था ना, तो एक्सपेरिमेंट सेम है। रोलिंग अ डाइस में लेट मैंने पी एक मैंने इवेंट ले लिया स्टूडेंट। कैसा इवेंट ले लिया, अकरेंस, पी मैंने एक इवेंट ले लिया, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ये मेरा इवेंट है। ठीक है, मैंने पी एक इवेंट ले लिया जिसमें मुझे फाइंड करना है अकरेंस ऑफ ए इवन प्राइम नंबर। तो ये अकरेंस यानी कि ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा इवेंट होता है जिसमें केवल एक ही नंबर के आने की, सिंपल इवेंट यानी कि एक ही नंबर आपका आंसर आता है। ठीक है, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, ओनली अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, ओनली वन एलिमेंट इफ यू विल गेट। अब अगर आपने डाइस रोल किया तो डाइस रोलिंग में आपका सैंपल स्पेस से हो गए 1 2 3 4 5 6, बट आपके एन इवन नंबर कौन हो गया स्टूडेंट, केवल यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, एन इवन नंबर क्या हो गया, केवल 2, यानी कि ओनली 1 एलिमेंट जब आपको मिलता है तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट कहते हैं। तो यानी कि पी अगर मैं फाइंड करूं तो क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, तो ओनली 1 एलिमेंट मुझे मिला स्टूडेंट। तो इसको हम ऐसे, यानी कि ऐसे इवेंट्स को जिसमें केवल एक ही एलिमेंट आपको मिलता है आउटकम्स में, तो वो हमारा हो जाता है सिंपल इवेंट। ठीक है, अब जैसे इसके बाद कंपाउंड इवेंट भी होता है। कंपाउंड इवेंट भी चलिए मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखिए, इवेंट को ही हमने काफी डीपली यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लिया स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी यानी कि 11th-12th के बच्चों के लिए ये मोर देन इनफ वाली नॉलेज है। तो प्लीज इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो दूसरा हमारा होता है कंपाउंड इवेंट। जैसे रोलिंग अ डाइस में मैं कंडीशन ले लिया स्टूडेंट, क्यू मैंने ले लिया, यहाँ पी लिया था, क्यू में मैंने ले लिया अकरेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ प्राइम
नंबर्स। तो क्या क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स क्या होंगे इसमें, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि मोर देन 1 एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो मोर देन 1 एलिमेंट जब हमें मिलते हैं तो वो हमारा होता है कंपाउंड इवेंट। इसको हम क्या कहेंगे, मोर देन 1 एलिमेंट हो गया कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। और अब इसके बाद एक लास्ट टर्म हमारे यहाँ पर रहता है स्टूडेंट ट्रायल्स। ठीक है, ट्रायल्स को भी मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रायल क्या होता है। नाउ ट्रायल्स मतलब जो हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्रायल यानी कि ट्रायल मतलब हम जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं स्टूडेंट। हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट को 100 बार रिपीट किया तो मैंने 100 ट्रायल्स किए। ठीक है, तो इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में आपको लिखा देती हूँ। तो इफ एन experiment repeated n times, then we will say n times, अगर n का मतलब कुछ भी, कितनी भी नंबर से आप लिख सकते हैं। ठीक, we will say then there are n trials, we will say that there are n trials। ठीक है, n trials of these experiment। एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रायल की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारी यहाँ पर होती है। तो चलिए नाउ आज हमने ये सभी टर्म्स यहाँ पर समझ लिए स्टूडेंट। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट 1, अभी इतना काफी है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम नेक्स्ट। ठीक है, कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी हमने देखने हैं, यानी कि अभी 2-3 इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पर हो सकते हैं स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। देन फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो ओके स्टूडेंट, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।